गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। मैं आप सबको यहाँ यूपीएसआई के लिए या यूँ कहें तो यूपी के सभी परीक्षाओं के लिए भूगोल को पढ़ाने के लिए उपस्थित हुआ हूँ। अपने यूपीएसआई की परीक्षा का जब आप पाठ्यक्रम देखते हैं तो उसमें से एक भारत का भूगोल है और एक विश्व का भूगोल है। हमको सब सिलेबस के अनुसार ही पढ़ना है जिससे हम हमेशा टू द टॉपिक रहें और परीक्षा का कोई भी प्रश्न ऐसा न हो जिसे हम न कर पाएँ। इस उद्देश्य के साथ हम लोग पढ़ेंगे और टू द सिलेबस रहेंगे। मेरे सभी भाई बहन जो भी इस परीक्षा को दें वो सारे प्रश्नों को हल कर लें। इसी के साथ हम लोग अपने टॉपिक को शुरू करेंगे। आज हम थोड़ा सा इंट्रोडक्टिव पार्ट बताएंगे, हमें क्या पढ़ना है, क्या हमारा सिलेबस रहेगा भारत के भूगोल में या विश्व के भूगोल में। और यहाँ पर जब हम पढ़ाएंगे तो बेसिक टू एडवांस जाएंगे, सीधे डायरेक्ट एडवांस भी नहीं जाएंगे, बेसिक से शुरू करेंगे जिससे हमारी नींव मजबूत हो जाए। जो भाई बहन अभी शुरुआत कर रहे हैं तैयारी की, जो कुछ नहीं जानते हम उनको लेके चलेंगे एकदम जीरो से। तो सबसे पहले तो हमको पाठ्यक्रम जानना पड़ेगा और जब आप बेसिक टू एडवांस पढ़ लेंगे तो आप बीच में ही देखेंगे, जब आप पिछले वर्षों के प्रश्नों को हल करेंगे तो सभी प्रश्न आपके बहुत आसानी से हल होंगे। भूगोल में कहीं से कहाँ तक कोई दिक्कत आपको नहीं होगी, इसकी गारंटी हम ले लेंगे। अब देखते हैं कि हमको क्या क्या पढ़ना है और कैसे पढ़ना है। जैसे अपना भारत का भूगोल है, इसमें सबसे पहले हम भारत के भूगोल से ही शुरू करेंगे। तो उसमें हम भारत एक परिचय पढ़ेंगे जिसमें भारत का आकार, भौगोलिक अवस्थिति, पड़ोसी देश, भारतीय राज्य, केंद्र शासित प्रदेश, उनकी राजधानियाँ। फिर दूसरे चैप्टर में हम लोग आ जाएंगे भूगर्भिक संरचना और भू आकृतिक प्रदेश में। इसमें चट्टानें, कैम्ब्रियन, विंध्यन, धारवाड़, कुड़प्पा। फिर भू आकृतिक प्रदेश में आ जाएंगे हिमालय, सह्याद्री, पूर्वी घाट, पश्चिमी घाट, अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप। ये सारे द्वीप वगैरह पढ़ते हुए फिर हम नदियों पे आ जाएंगे, जहाँ पे हम भारत की नदियों का वर्गीकरण करेंगे, हिमालयी नदियाँ और पश्चिमी घाट की नदियाँ। और इसके बाद हम लोग भारतीय जलवायु को देखेंगे, जिसमें मानसून विवर्तन, मानसून विच्छेद, मानसून निवर्तन। फिर अपने जो 4 ऋतुएँ होती हैं, ग्रीष्म ऋतु, वर्षा ऋतु, शरद ऋतु, शीत ऋतु। फिर जलवायु का वर्गीकरण देखेंगे। तत्पश्चात हम भारत की मृदा पे आ जाएंगे, जहाँ आप हमसे पढ़ेंगे जलोढ़ मृदा, लाल पीली मृदा, काली मृदा, लेटेराइट मृदा। किस मृदा के क्या गुण हैं, किस मृदा में कौन सी फसलें अच्छी होती हैं। इसके बाद मृदा अवकर्षण क्या है, मृदा अपरदन क्या है। फिर प्राकृतिक वनस्पति में अपने अर्ध सदाबहार वन, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, पर्णपाती वन, सवाना, मरुस्थल, आर्द्र भूमि। भी जो अपनी फॉरेस्ट रिपोर्ट आई है 2019 का, वो देखेंगे। अब जयमंडल नीचे देखेंगे, बायोस्फीयर रिजर्व जिसे कहते हैं, और भारत के जयमंडल आरक्षित क्षेत्र देखेंगे। इसको देखने के बाद हम सब जल संसाधन, सिंचाई, बहुउद्देशीय परियोजनाएं जो भारत में चलती हैं, इसको देखा जाएगा। तत्पश्चात कृषि एवं पशुपालन पे आ जाएंगे। आप देखेंगे इस बार के आर्थिक सर्वे में जब बजट भी अपना था तो कृषि एवं पशुपालन पे बहुत अधिक जोर दिया गया है, तो इससे क्वेश्चंस ज़रूर पूछे जाएंगे। तत्पश्चात हम खनिज संसाधन पे आ जाएंगे और ऊर्जा संसाधन देखेंगे, उद्योग, परिवहन। इसके बाद जनसंख्या नगरीकरण को देखते हुए प्रजातियां, जनजातियों पर आके हम यहाँ पे भारत के भूगोल को समाप्त करेंगे अपने पाठ्यक्रम के अनुसार। उसके बाद हम लोग विश्व के भूगोल में आएंगे तो हम लोग भूगोल की उत्पत्ति एवं विकास को देखेंगे। तत्पश्चात ब्रह्मांड एवं सौरमंडल को देखेंगे। वहीं पर पृथ्वी की उत्पत्ति एवं विकास से संबंधित बातें भी हम लोग देखेंगे। इसमें महाद्वीप, महासागर, पृथ्वी की गतियाँ, पृथ्वी की आंतरिक संरचना, भूकंप, सुनामी, ज्वालामुखी, महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत, वेगनर का सिद्धांत। थोड़ा सा जो आपके सिलेबस के अनुसार, बहुत ज़्यादा डीप नहीं जाएंगे जिससे बहुत ज़्यादा समय ना लगे और आपको लगे कि हाँ फैक्ट भी है, कॉन्सेप्ट भी है, दोनों साथ में लेके चलेंगे। इसके बाद हम लोग आ जाएंगे मृदा, विश्व की मृदा, कृषि, संसाधन, खनिज उद्योग, परिवहन, संचार, सौर विकिरण, ऊष्मा बजट, जलवायु, वायुमंडल, चक्रवात, ये सब। फिर पृथ्वी की सतह पर जो जल वितरण है, अपने जो महासागर है, प्रशांत महासागर, हिंद महासागर, इन सबको देखते हुए प्रादेशिक भूगोल पे आ जाएंगे, जहाँ हम एशिया, अफ्रीका,
नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, ये सब पढ़ेंगे। इन सब को पढ़ते हुए जब आपका सिलेबस ख़त्म होगा तो कहीं से कहाँ तक आपके सारे प्रश्न हल होंगे। लेकिन हमने पहले ही कहा है हम बेसिक से शुरू करेंगे, तो बेसिक हमारे कहने का मतलब यही होता है कि हम NCERT से शुरू करेंगे। और NCERT में भी हम क्लास 6 से क्लास 8 तक ही जाएंगे, क्योंकि 9, 10, 11, 12 फिर वो रेंज ज़्यादा हो जाएगा, UPPCS या UPSC के लेवल का हो जाएगा। लेकिन हमको अपना सिलेबस देखना है कि हमको UPSI को टारगेट करना है। इस नाते से हम लोग अपने सिलेबस के अनुसार ही पढ़ाई करेंगे। तो ये थोड़ा इंट्रोडक्शन मैंने दिया। जैसे हम लोग जब NCERT क्लास 6 शुरू करेंगे तो क्लास 6 में लगभग 3 दिन लग जाएंगे, क्लास 7 में भी 3 से 4 दिन लग जाते हैं, और क्लास 8 में 5 दिन लग जाते हैं। ऐसे 12-13 दिन NCERT क्लास 6 to 8 तक लगती है। तत्पश्चात हम लोग एडवांस में चलेंगे, जहां आपको चीज़ों को समझने में बिल्कुल आसानी होगी, कहीं से कहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी, जब आप एक बार बेस आपका मजबूत हो जाएगा। तो आज जैसे ही हम लोग क्लास 6 के NCERT शुरू करते हैं, इंट्रोडक्शन में ही पहला चैप्टर क्लास 6 के NCERT का जो है उसको सौर मंडल में पृथ्वी नाम दिया गया है। इसमें बताया गया है सूर्य, चंद्रमा तथा वे सभी वस्तुएं जो रात के समय आसमान में चमकती हैं खगोलीय पिंड कहलाती हैं। हमको पता है कुछ लोग इससे ज़्यादा जानते होंगे या कुछ लोग नहीं जानते, लेकिन हम लोग को तैयारी की शुरुआत कहाँ से करनी है, क्लास 6 का बच्चा क्या जानता है उसी को लेके चलना है। तो इसमें क्लास 6 में ये बताया गया है सूर्य, चंद्रमा तथा वे सभी वस्तुएं जो रात के समय आसमान में चमकती हैं खगोलीय पिंड कहलाती हैं। कुछ खगोलीय पिंड बड़े आकार वाले तथा गर्म होते हैं, ये गैसों से बने होते हैं। अब गैसों से बने होते कौन सी गैस होती है, जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ते जाएंगे सब आपको पता चलेगा, हाइड्रोजन, हीलियम, नाभिकीय संलयन, नाभिकीय विखंडन। अभी जो कक्षा 6 का बच्चा जानता है उसके हिसाब से चलना है कि हम लोग कक्षा 6 में हैं, तो इससे बेस मजबूत होता है। इनके पास जो खगोलीय पिंड हैं अपनी उष्मा तथा प्रकाश होते हैं, जिससे वे बहुत बड़ी मात्रा में उत्सर्जित करते हैं। इन खगोलीय पिंडों को ही तारा कहते हैं। सूर्य भी एक तारा है। आप जब पिछले प्रश्नों को देखेंगे तो बहुत बार पूछा गया है सूर्य क्या है, तो सूर्य एक तारा है, ये NCERT क्लास 6 बताती है। इसके बाद अब आप देखते हैं रात्रि में आसमान की ओर देखते समय आप तारों के विभिन्न समूहों द्वारा बनाई गई विविध आकृतियों को देखते हैं, ये नक्षत्र मंडल कहलाते हैं। जैसे जब आप ऊपर आसमान में देखेंगे तो तारे बिखरे हुए दिखाई देते हैं, वो नक्षत्र मंडल नहीं है, लेकिन उसमें अगर कोई आकृति बन जाए आयताकार, गोलाकार, प्रश्नवाचक, तो उनको नक्षत्र मंडल कहा जाता है। अर्सा मेजर या बिग बियर इसी प्रकार का एक नक्षत्र मंडल है। सप्तऋषि आपको बहुत आसानी से दिख जाएंगे, ये सप्तऋषि अर्सा मेजर या बिग बियर का ही भाग है। बहुत बार प्रश्नों में ये पूछा गया है कि सप्तऋषि मंडल किस चीज़ का भाग है, तो सप्तऋषि मंडल अर्सा मेजर या बिग बियर का ही भाग है, जो कि आपको बहुत आसानी से दिख जाएगा। ऐसे ध्रुव तारा ये उत्तर की दिशा में रहता है। प्राचीन समय में लोग दिशा बताने के लिए इसका प्रयोग करते थे। इसके बाद NCERT ने बताया है कुछ खगोलीय पिंडों में अपना प्रकाश एवं उष्मा नहीं होती है, वे तारों के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं, ऐसे पिंड ग्रह कहलाते हैं। तो बहुत बार पूछता है क्या ग्रहों के पास अपना प्रकाश व उष्मा होता है, तो नहीं होता। ये NCERT क्लास 6 बता रही है कि ग्रहों के पास अपना प्रकाश व उष्मा नहीं होता है। इसी प्रकार पृथ्वी अपना एक ग्रह है, यह अपना संपूर्ण प्रकाश एवं उष्मा सूर्य से प्राप्त करती है। पृथ्वी को बहुत अधिक दूरी से अगर चंद्रमा से देखेंगे तो यह चमकती हुई प्रतीत होगी। इसके बाद क्लास 6 का पहला चैप्टर सौर मंडल के बारे में बताता है कि सूर्य, 8 ग्रह, उपग्रह तथा कुछ अन्य खगोलीय पिंड जैसे क्षुद्र ग्रह व उल्का पिंड मिलकर सौर मंडल का निर्माण करते हैं। उसे हम सौर परिवार का नाम देते हैं, जिसका मुखिया सूर्य है। सूर्य के बारे में कहा जा रहा है कि सूर्य सौर मंडल के केंद्र में स्थित है। यह बहुत बड़ा है एवं अत्यधिक गर्म गैसों से बना है। इसका खिंचाव बल इसे सौर मंडल को बांधे रखता है। जितने ग्रह हैं ये सूर्य के दीर्घवृत्ताकार पथ पर गति करते हैं, तो ये सूर्य से खिंचाव बल के कारण लगे रहते हैं, कहीं जा नहीं पाते। सूर्य में गुरुत्वाकर्षण बल होता है। सब हम लोग आगे पढ़ेंगे जब एडवांस में जाएंगे या क्लास 7 या क्लास 8 में जब आएंगे। हमारे सौर मंडल में 8 ग्रह हैं जो सूर्य के दूरी के हिसाब से हैं: बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। सौर मंडल के सभी 8 ग्रह एक निश्चित पथ पर सूर्य का चक्कर लगाते हैं। ये रास्ते दीर्घवृत्ताकार में फैले हुए हैं, ये कक्षा कहलाते हैं। बुध सूर्य के सबसे नज़दीक है।
और अपनी कक्षा में सूर्य के चारों ओर एक चक्कर लगाने में इसे केवल 88 दिन लगते हैं। अब ये सूर्य के सबसे नज़दीक है तो 88 दिन में पूरा कर लेता है। ऐसे बुध के बाद शुक्र है, पृथ्वी है, मंगल है, बृहस्पति, इनका दिन बढ़ता जाएगा जैसे जैसे दूरी बढ़ती जाएगी। इसी प्रकार एनसीईआरटी बताती है कि बृहस्पति, शनि और यूरेनस के चारों ओर छल्ले हैं। जो ग्रह है गोल आकार का, इस ग्रह के चारों ओर छल्ले लगे हुए हैं। पृथ्वी से इन छल्लों को आप देख सकते हैं किसी दूरबीन की सहायता से। पृथ्वी के बारे में बताया गया है, सूर्य से दूरी के हिसाब से पृथ्वी तीसरा ग्रह है और आकार में यह पांचवा सबसे बड़ा ग्रह है। तो याद करिएगा आप लोग, दूरी के हिसाब से तो तीसरा है लेकिन आकार में ये पांचवा सबसे बड़ा ग्रह है। इसकी आकृति ध्रुवों पे चपटी है, इसलिए इसको जियोइड आकार का कहा जाता है। हिंदी में इसको भूआब कहते हैं। जीवन के लिए अनुकूल परिस्थितियां संभवतः केवल पृथ्वी पर ही पाई जाती हैं। संभवतः इसलिए कहा जा रहा है एनसीईआरटी में क्योंकि अभी हम लोग ब्रह्मांड के केवल 1% भाग को ही जान पाए हैं। 99% भाग तो डार्क मैटर है, वहाँ तक तो किसी की पहुँच ही नहीं है, इसलिए कहा जा रहा हो सकता है वहाँ भी जीवन हो। इसलिए एनसीईआरटी लिख रही है, जीवन के लिए अनुकूल परिस्थितियाँ संभवतः केवल पृथ्वी पर ही पाई जाती हैं। पृथ्वी न तो अधिक गर्म है और न ही अधिक ठंडी। यहाँ पानी एवं वायु उपस्थित है जो हमारे जीवन के लिए आवश्यक है। इन्हीं कारणों से पृथ्वी सौरमंडल का सबसे अद्भुत ग्रह कहा जा रहा है। चंद्रमा के बारे में बताया जा रहा है कि चंद्रमा पृथ्वी का एक उपग्रह है। इसका व्यास पृथ्वी के व्यास का केवल 1/4 है। यह भी प्रश्न बहुत बार पूछे जाते हैं, चंद्रमा का व्यास पृथ्वी के व्यास का कितना है। ऑप्शन दे देगा 1/2, 1/3, आधा, 1/4। तो ये एनसीईआरटी क्लास 6 बता रही है कि पृथ्वी के पास पृथ्वी का उपग्रह चंद्रमा है जिसका व्यास पृथ्वी के व्यास का केवल 1/4 है। अभी जब हम लोग बोर्ड पे पढ़ेंगे तो सब कुछ जब चित्र बना के देखेंगे तो बहुत अच्छे से समझ में आएगा। आज ये इंट्रोडक्टिव क्लास है जिसको आप ऐसे केवल सुन लीजिए। उपग्रह के बारे में, यह एक खगोलीय पिंड है जो ग्रहों के चारों ओर उसी प्रकार चक्कर लगाता है जिस प्रकार सूर्य के चारों ओर ग्रह चक्कर लगाते हैं। चंद्रमा पृथ्वी का चक्कर लगभग 27 दिनों में पूरा करता है, लगभग इतने ही समय में यह अपने अक्ष पर एक चक्कर भी पूरा कर लेता है। इसीलिए पृथ्वी से हमें चंद्रमा का केवल एक ही भाग दिखाई पड़ता है। यह भी प्रश्न बहुत बार पूछा गया, पृथ्वी पर से चंद्रमा का केवल एक ही भाग क्यों दिखाई देता है। तो उसका कारण सिर्फ इतना है कि 27 दिन में चंद्रमा पृथ्वी की परिक्रमा करता है और जैसे ही 27 दिन पूरा होता है वैसे वो अपने अक्ष पर भी घूम जाता है। इस नाते से चंद्रमा का केवल एक ही भाग हमको दिखाई देता है। क्षुद्र ग्रह के बारे में बताया गया है, तारों, ग्रहों एवं उपग्रहों के अतिरिक्त असंख्य छोटे पिंड भी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। इन पिंडों को क्षुद्र ग्रह कहते हैं। ये मंगल और बृहस्पति की कक्षाओं के बीच पाए जाते हैं। इसको आप लोग नोट करिएगा, ये मंगल और बृहस्पति की कक्षाओं के बीच पाए जाते हैं। ये भी बहुत बार पूछा है कि क्षुद्र ग्रह किन ग्रहों के बीच में पाए जाते हैं। वो दे देगा बुध और शुक्र के बीच, अरुण वरुण के बीच। तो यहाँ पे उत्तर है मंगल और बृहस्पति के बीच क्षुद्र ग्रह पाए जाते हैं। ये क्लास 6 की एनसीईआरटी बता रही है। इसके बाद उल्का पिंड के बारे में बताया गया है कि सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले पत्थरों के छोटे छोटे टुकड़ों को उल्का पिंड कहते हैं। कभी कभी ये उल्का पिंड पृथ्वी के इतने नज़दीक आ जाते हैं कि इनकी प्रवृत्ति पृथ्वी पर गिरने की होती है। आगे जब हम लोग 7th या 8th क्लास की एनसीईआरटी देखेंगे तो उसमें बताया गया उल्का पिंड जब धरती पे आता है तो किस मंडल में आके, जैसे अपने बहुत सारे मंडल होते हैं, क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल, बहिर्मंडल, तो किस मंडल में आके हवा के घर्षण से ये जलते हैं, ये आगे हम लोग देखेंगे। अभी केवल इतना बता रहा है कि उल्का पिंड पृथ्वी के इतने नज़दीक आ जाते हैं कि वायु के साथ घर्षण होने के कारण ये गर्म होकर जल जाते हैं। इसके बाद आकाशगंगा के बारे में बताया गया है कि आकाशगंगा हमारा मिल्की वे है। हमारा सौरमंडल इस आकाशगंगा का एक भाग है। प्राचीन भारत में इसकी कल्पना आकाश में प्रकाश की एक बहती नदी से की गई थी, इसलिए इसका नाम आकाशगंगा पड़ गया। आकाशगंगा करोड़ों तारों, बादलों तथा गैसों की एक प्रणाली है। इस प्रकार लाखों आकाशगंगाएं मिलकर ब्रह्मांड का निर्माण करती हैं। ब्रह्मांड की विशालता की कल्पना करना अत्यंत कठिन है। जब हम लोग आएंगे विश्व के भूगोल में तो देखेंगे, जब बिग बैंग थ्योरी देखेंगे तो कैसे ब्रह्मांड का अभी भी विस्तार हो रहा है। इसके बाद बताया गया है कि शुक्र ग्रह पृथ्वी की जुड़वा बहन की संज्ञा दी गई, क्योंकि शुक्र का आकार और पृथ्वी का आकार लगभग समान है, इसीलिए शुक्र को पृथ्वी की जुड़वा बहन माना गया। इसके बाद जब हम प्रश्नों पे आते हैं तो देखते हैं सारे प्रश्न जो संभावित प्रश्न हैं जो आपके आ सकते हैं एग्जाम में।
जैसे किस ग्रह को पृथ्वी के जुड़वा ग्रह के नाम से जाना जाता है, तो अभी बताया हमने शुक्र ग्रह। सूर्य से तीसरा सबसे नज़दीक ग्रह कौन सा है, तो पृथ्वी है, ये भी आपको पता ही है, अभी आप पढ़े क्लास 6 एनसीईआरटी में। फिर पूछता है सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर किस प्रकार के पथ पर चक्कर लगाते हैं, तो दीर्घवृत्ताकार पथ पर लगाते हैं, ये भी आपको बताया है। ध्रुव तारे से किस दिशा का ज्ञान होता है, तो उत्तर दिशा का ज्ञान होता था। क्षुद्र ग्रह किन कक्षाओं के बीच पाए जाते हैं, तो मंगल एवं बृहस्पति ग्रह के बीच में क्षुद्र ग्रह पाए जाते हैं। तो आज ये थोड़ा सा इंट्रोडक्टिव क्लास था, आपके बीच में हमने रखा। इसके बाद हम लोग जैसे सिलेबस की बातें हमने की है उसी हिसाब से आप सबके सामने क्लासेज आएंगी और अच्छे से आएंगी, बोर्ड पे आएंगी। आज इंट्रोडक्टिव क्लास है, हमको आशा है कि आप लोगों ने देख लिया होगा कि कैसे ये कक्षाएं चलेंगी। पहले एनसीईआरटी क्लास 6, 7, 8, उसके बाद अपने सिलेबस के अनुसार भारत का भूगोल और विश्व का भूगोल, उसमें हम करंट को भी जोड़ेंगे और मैपिंग को भी कराएंगे। धन्यवाद।